हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आप सीखने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ चैप्टर 1 संबंध एवं फलन। क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन चैप्टर को आज आप एकदम बेसिक से सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं समुच्चय से, क्योंकि क्लास 11th में आपने समुच्चय पढ़ा होगा और ज़रूर आप कुछ न कुछ जो है भूल चुके होंगे। और संबंध और फलन तो आपका दूसरा चैप्टर था, तो पहला और दूसरा जो आप मिलाकर पढ़े होंगे तो वो आपका जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर संबंध और फलन बढ़िया से समझ पाएंगे और सवाल को हल बात कर लेते हैं समुच्चय। समुच्चय क्या होता है, जैसा कि आपको 11th में पढ़ने का जरूर मौका मिला होगा कि ऐसी वस्तुओं या पदों की संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिसमें कोई विशेष गुण हो। ठीक है, तो एक समान गुण वाले पदार्थों को जब हम मझले कोष्ठक में करके रख देते हैं तो वह क्या कहलाता है, समुच्चय। और समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आपने सीखा था। अब आपने यह भी सीखा होगा क्रमित युग्म क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रमित युग्म अर्थात ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं क्रमित युग्म किसे कहते हैं। ठीक, तो क्रमित युग्म जो है दो संख्याओं का एक युग्म होता है। क्रमित युग्म क्या है, क्रमित युग्म जो है दो संख्याओं का एक युग्म होता है, या क्रमित युग्म उन दो संख्याओं के जोड़े को कहते हैं जिनका क्रम निश्चित होता है। ठीक है, तो क्रमित युग्म किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान से सुनना और समझना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रमित युग्म किसे कहते हैं ताकि आप लोग इसको दिमाग में रख सके। तो क्रमित युग्म दो संख्याओं के क्रमित युग्म दो संख्याओं के उन दो जोड़ों को कहते हैं। क्रमित युग्म दो संख्याओं के उन करिए या उस कर लीजिए, उस जोड़े को कहते हैं, उस जोड़े को कहते हैं जिनके क्रम निश्चित हो, जिनके क्रम निश्चित हो, जिनके क्रम क्या हो, निश्चित हो। ठीक है, तो क्रमित युग्म दो संख्याओं के उस जोड़े को कहते हैं जिनके क्रम निश्चित हो। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं क्रमित युग्म का। एग्जाम्पल कैसे होगा, तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग सुनिएगा, समझिएगा। जैसे में यहाँ पर a कामा b क्या है, क्रमित युग्म है। या इसको हम ऐसे x कामा y भी लिख सकते हैं। यदि आपको इस रूप में अर्थात कार्तीय रूप में, ये किसी बिंदु का निरूपण इसी प्रकार होता है ना, कार्तीय पद्धति में, निर्देशांक पद्धति में किसी बिंदु का निरूपण ऐसे होता है ना। तो a कामा b x कामा y, या आप ऐसे ले लीजिए 2 कामा 4, ठीक है, 1 कामा 5। इस प्रकार से अगर संख्याएं एक छोटे कोष्ठक के अंतर्गत संख्याएं अगर रखी गई हैं, चर हो या अचर हो, तो इसको क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे क्रमित युग्म। तो समझ में आया क्रमित युग्म क्या होता है। क्रमित युग्म दो संख्याओं के उस जोड़े को कहते हैं जिनके क्रम निश्चित हो। तो क्लास 11th में आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको एक जानकारी और रखना है। अभी यहाँ पर आपको एक जानकारी और रखना है, और जानकारी ये है कि यदि यहाँ पर x कामा y, यदि x कामा y बराबर कितना दिया हो, यहाँ पर 4 कामा अगर 5 मान लीजिए हो, तो जानते हैं क्या होगा, तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, 4 होगा, और y बराबर कितना होगा, 5 होगा। ये आप जो है क्लास जो है 11th में आपने सीखा होगा। ठीक है, तो क्रमित युग्म पहले समझ में आ गया आपको बढ़िया से। क्रमित युग्म जो है वो निर्देशांक पद्धति में जैसे किसी बिंदु का निर्देशांक होता है, ठीक उसी प्रकार क्रमित युग्म में संख्याएं रखी होती हैं छोटे कोष्ठक के अंतर्गत कामा लगा करके। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आइए, अब हम बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की ओर। अब जब ये बेसिक जो है कुछ मैथ के कंसेप्ट को आप समझ लेंगे, तब आपका क्लास 12 का जो है मेन टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे और आपको बढ़िया से समझ में आएगा भी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कार्तीय गुणनफल क्या होता है। ठीक है, कार्तीय गुणनफल
क्या होता है? तो यहाँ पे कार्तीय गुणनफल जो होता है वो दो समुच्चयों के अवयवों का, दो समुच्चयों के क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लेते हैं हम दो समुच्चय। यदि ए कामा बी, यदि ए कामा बी दो समुच्चय हो, यदि ए कामा बी क्या हो? दो समुच्चय हो, ठीक है। यदि ए और बी क्या हो? दो समुच्चय हो, ठीक। ए और बी दो समुच्चय है, तो ध्यान देना है, ए और बी का, तो ए और बी का कार्तीय गुणनफल, ए और बी का कार्तीय गुणनफल क्या होता है? ए और बी का कार्तीय गुणनफल, ए और बी का कार्तीय गुणनफल उन क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। ये डिफिनीशन लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपको भूल गया होगा। तो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिसके पहले अवयव समुच्चय ए के, जिसके पहले अवयव समुच्चय ए के और दूसरे अवयव समुच्चय बी के अवयव होते हैं। दूसरे अवयव समुच्चय बी के अवयव होते हैं, समुच्चय बी के अवयव होते हैं, ठीक है। ये रहा डिफिनीशन इतना बड़ा। कार्तीय गुणनफल किसे कहते हैं तो शब्दों द्वारा समझिए, उसके बाद आप मैथमेटिकल रूप में समझिए कैसे इसको लिखते हैं। तो यदि ए और बी दो समुच्चय हो, ठीक है, तो ए और बी का कार्तीय गुणनफल उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिसके पहले अवयव समुच्चय ए के और दूसरे अवयव समुच्चय बी के अवयव होते हैं, ठीक है। अब इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, ए और बी के कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी से लिखते हैं। तो ए और बी का कार्तीय गुणनफल क्या होगा? ए क्रॉस बी होगा। ए क्रॉस बी बराबर में यहाँ पर मझला कोष्टक रहेगा और यहाँ पर स्मॉल ए कामा बी, स्मॉल ए कामा बी ये क्रमित युग्म है और सच दैट क्या होगा? ए इज एलिमेंट ऑफ ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ बी, इस प्रकार ऐसे, ठीक है। तो यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो उनका जो कार्तीय गुणनफल होगा वो उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा जिसमें पहला अवयव, यहाँ जो पहला लिखा होगा वो क्या होगा? समुच्चय ए का अवयव होगा, जो दूसरा अवयव होगा वो समुच्चय बी का होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझना है, और क्लास 11th में आप इसको समझे भी होंगे, क्लास 11th में आप इसको क्या किए होंगे? समझे होंगे, और नहीं समझे होंगे तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बताया, ठीक है। अब ये आपने समझा इसको, ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए। अब हम इसका एग्जाम्पल और लेते हैं, आइए देख लेते हैं क्या होगा इस रूप में, कैसे होता है। जैसे उदाहरण हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं उदाहरण, ठीक है। उदाहरण से आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। उदाहरण जब आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ अब तो समझ में धीरे धीरे हमको आ रहा है, ठीक है। आइए यहाँ पे लेते हैं हम यदि, यहाँ पे है यदि ए बराबर समझिए आप 1 और 2, ठीक है। ए बराबर 1 2 है और बी बराबर क्या है? इसको आप 3 और 4 समझिए मझले कोष्टक में, ठीक। यदि ए एक समुच्चय है, बी एक समुच्चय है तो ध्यान देना है, तो यहाँ पर ए कामा बी का कार्तीय गुणनफल, ए कामा बी का कार्तीय गुणनफल, कार्तीय कहीं कहीं गुणन लिखा होता है, कहीं कहीं गुणनफल कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुणन लिखेंगे तभी ठीक है,
ए कामा बी का कार्तीय गुणन कहिए या गुणनफल, कार्तीय गुणनफल ध्यान देना है ए क्रॉस बी बराबर, ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा। अब आपको समझना है, ध्यान से सुनना और समझना है। अब एक क्रॉस जब बी निकालेंगे तो क्या करते हैं, हमें इन दोनों समुच्चयों से क्रमित युग्म बनाना है और जिसमें पहला अवयव ए से होगा, दूसरा अवयव बी से होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, एक बार हम एक के साथ 3 लेंगे, यहां कितना हो जाएगा 1 कामा 3, ये क्रमित युग्म तैयार हुआ। एक बार हम एक के साथ 3 लेंगे, उसके बाद पुनः एक के साथ क्या लेंगे हम 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 कामा 4। ऐसे हमें ऐसा जोड़ा लेना है कि पहला अवयव समुच्चय ए का हो, दूसरा अवयव समुच्चय बी का हो। तो एक के साथ 3 लेंगे, पुनः एक के साथ 4 लेंगे, 2 क्रमित युग्म तैयार हो गया है। अब पुनः 2 के साथ 3 लेंगे और 2 के साथ पुनः 4 लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 के साथ 3 लेंगे और पुनः कितना हो जाएगा 2 के साथ हो जाएगा 4। इस प्रकार ये आपका हुआ तैयार। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी का कार्तीय गुणनफल कितना हुआ, ए कामा बी का कार्तीय गुणनफल कितना हुआ आपके सामने है यहाँ पर। ठीक है, और आपको थोड़ा नोट करना है, आपको कुछ जानकारी नोट करना है। नोट ये है, ध्यान देना है, यहाँ पर एन ए क्रॉस बी, एन ए क्रॉस बी क्या होगा, अर्थात एन ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए और बी के कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो एन ए क्रॉस बी बराबर होगा एन ए गुणे एन बी, एन ए गुणे क्या होगा एन बी। कहने का अर्थ ये है कि यदि समुच्चय ए में एन अवयव है, यदि समुच्चय ए में कोई कुछ अवयव है तो एन बी होगा, एन ए होगा। समुच्चय बी में कुछ अवयव होंगे तो एन बी होगा। तो दोनों का जब कार्तीय गुणनफल निकालेंगे, कार्तीय गुणन निकालेंगे, तब कितना अवयव होगा, तो कितना हो जाएगा, दोनों का हम क्या कर देंगे गुणा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे एन ए बराबर कितना दिया हो, थोड़ा ध्यान देना है, एन ए बराबर जैसे मान लीजिए ये दिया हो पी अवयव हो, ठीक है, और दूसरे वाले में एन बी कितना हो क्यू दिया हो, तो इसलिए ध्यान देना है एन ए क्रॉस बी मतलब कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। कितना कर देंगे इन दोनों का, एन ए गुणे एन बी कर देंगे, कितना हो जाएगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा एन ए गुणे कितना हो जाएगा एन बी, तो कितने कुल अवयव हो जाएंगे पी गुणे क्यू। ठीक है, पी गुणे क्यू अवयव हो जाएंगे। तो इसको समझना है। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें कितने अवयव हैं, इसमें है 2 अवयव हैं, इसमें कितने हैं, इसमें 2 अवयव हैं, 2 अवयव हैं। लेकिन जब इनका क्रॉस किया गया, कार्तीय गुणन निकाला गया, गुणनफल निकाला गया, तो कितने अवयव आ गए, यहाँ पर आपके सामने है 1 2 3 4, कुल 4 क्रमित युग्म में आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर आपको बताया। तो आप क्रमित युग्म क्या होता है समझ लिए हैं, कार्तीय गुणन या कार्तीय गुणनफल क्या होता है आपने समझ लिया है। जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों अलग अलग हो सकता है ए और ये दो ए का ए के साथ ही क्रॉस किया जाए, ठीक है, तब भी वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस रूल यही रहेगा कि पहला अवयव पहले से लेंगे, दूसरा अवयव दूसरे से लेंगे। तो ये आपके लिए यहाँ पर हुआ। अब हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा और, अब हम आगे और बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला टॉपिक है संबंध। ठीक है, संबंध क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन। ये संबंध क्या है, तो संबंध अपने आप में अधूरा है, संबंध का नाम पूरा है संबंध समुच्चय। संबंध क्या है, संबंध एक प्रकार का समुच्चय होता है, संबंध एक प्रकार का समुच्चय होता है जो कार्तीय गुणन का गुणनफल का उप समुच्चय होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सुनना और समझना है कैसे संबंध समुच्चय कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर यहाँ लेते हैं हम, यदि ए कामा बी 2 समुच्चय हो, यदि ए कामा बी क्या हो 2 समुच्चय हो, यदि ए कामा बी क्या हो 2 समुच्चय हो, तो ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, यदि ए और बी 2 समुच्चय हो तो ए से बी में संबंध, ए से बी में संबंध को आर से लिखते हैं, ए से बी में संबंध को आर से लिखते हैं। और आर जो है ये उप समुच्चय होता है किसका, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आर जो है बराबर भी हो जाए ए क्रॉस बी के, तो दोनों हो सकता है, या तो आर ए क्रॉस बी के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा, अर्थात आर जो है ए क्रॉस बी का
उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका संबंध समुच्चय। संबंध समुच्चय ए क्रॉस बी का अर्थात ए और बी के कार्तीय गुणन का या गुणनफल का उप समुच्चय होता है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और इसमें r बराबर क्या होता है, r बराबर क्या होगा, r बराबर में x कामा y जो है ये सच दैट होगा, x कामा y करिए चाहे a कामा b करिए, x कामा y करिए या a कामा b करिए, x कामा y सच दैट, ध्यान देना है, x इज एलिमेंट ऑफ a होगा, y इज एलिमेंट ऑफ क्या होगा, b होगा। या आप इसको लिखिए, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, r बराबर क्या हो जाएगा, a कामा b, a कामा b जो है सच दैट a इज एलिमेंट ऑफ a होगा, कामा b इज एलिमेंट ऑफ क्या होगा, b होगा। ये वाला छोटा a बड़े a का अवयव होगा, छोटा b बड़े b का अवयव होगा। तो ये हुआ आपका संबंध समुच्चय का नियम विधि से, नियम रूप से, ठीक है, नियम रूप से संबंध समुच्चय का निरूपण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से सुनना और समझना है कि संबंध एक समुच्चय होता है जो है क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, और क्रमित युग्म में जो अवयव होंगे वो जो है पहला अवयव समुच्चय ए का होगा, दूसरा अवयव समुच्चय बी का होगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया। अब आइए इसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं कि कैसे क्या होगा। अब थोड़ा ध्यान देना है आपको। मान लीजिए यहाँ पर दो समुच्चय लेते हैं, यदि ए बराबर यहाँ पर दिया हो, यदि ए बराबर जो दिया हो ये है 1 दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, ए बराबर 1 2 3 दिया हो, और यहाँ पे लेते हैं बी बराबर दिया हो यहाँ पर 4 5, बी बराबर दिया हो 4 5, बराबर दिया हो, आर बराबर दिया हो ऐसे ही ए कामा बी, आर बराबर ए कामा बी सच दैट बी बराबर दिया हो ए प्लस के 2। मान लीजिए कोई संबंध समुच्चय रिलेशन दे दिया है, ए और बी में क्या रिलेशन है कि जो बी है ए से 2 बड़ा है, बी जो है ए से 2 बड़ा है, तो इसलिए ध्यान देना है, यहाँ पर आर निकालिए। अब आपको क्या करना है, आर निकालना है। ठीक है, अब हमें ऐसा जोड़ा लेना है इनमें से कि दूसरा वाला जो है पहले से 2 बड़ा हो, दूसरा वाला जो हो बी जो है पहले वाले में 2 जोड़ने पर मिले। ठीक है, तो ऐसा जोड़ा लेना है। तो आइए इसको अगर लेंगे हम तो इसमें 2 जोड़ेंगे, 3 यहाँ पे नहीं दिया है, नहीं लेंगे, हाँ 2 दिया है, तो 2 और 4 का जोड़ा होगा। पहले में 2 जोड़ेंगे तो बाद वाला मिल जाएगा, ए वाले में इसमें 2 जोड़ेंगे मिल जाएगा। एक जोड़ा और कौन होने वाला है, 3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, तो 3 कामा 5 जो है ये जोड़ा हमें यहाँ पर मिला। ये जो रिलेशन यहाँ पे दिया है, कैसे हमने इसको यहाँ पे लिखा है इसको समझना है। तो जो ए है वो पहला अवयव है, बी जो है दूसरा अवयव है, तो ए में पहले अवयव में जब 2 जोड़ेंगे तो हमें दूसरा अवयव मिले, तो ऐसा कौन सा इसमें से उठाएंगे, पहला वाला अवयव उठाएं, उसमें 2 जोड़ें ताकि यहाँ मिल जाए आपको। तो 1 में जोड़ेंगे नहीं मिलेगा, 3, 2 में जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 4 दिया है तो लिख लेंगे हम, 3 है, 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 इसमें है, तो इस प्रकार आर बन गया है। अब बताइए आर यहाँ पर हुआ है, और ध्यान दीजिए यदि हम ए क्रॉस बी निकालें, कितना निकालें हम, यदि हम यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालें, ए क्रॉस क्या निकालते हैं बी, यदि हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी निकालने पर 1 कामा 4 मिलेगा, यहाँ पर 1 कामा 4 और 1 कामा कितना मिलेगा 5 मिलेगा, फिर 2 कामा 4 2 कामा 5 मिलेगा, 2 कामा 4 और 2 कामा कितना मिलेगा 5। 1 को इन दोनों के साथ करेंगे, फिर 2 को इन दोनों के साथ करेंगे, अब 3 को 4 और 5 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 कामा हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने आर निकला है, यहाँ पर निकला है ए क्रॉस बी। अब बताइए ये वाला 2 4 3 5 क्या इसमें नहीं है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो नीचे लिख सकते हैं। इसलिए ध्यान देना है आर इज सबसेट किसके है, ए क्रॉस बी के, यही। और कभी कभी इक्वल भी हो सकता है। इस प्रकार जो संबंध समुच्चय होता है ए क्रॉस बी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। अब कहीं कहीं जो है बराबर आर बराबर ए क्रॉस बी के भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपने संबंध समुच्चय भी सीखा। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें डोमेन और रेंज अगर आपको निकालना है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, आइए इसको हम बात कर लेते हैं। प्रांत और परिसर, जिसको डोमेन और जिसको हम डोमेन और रेंज कहते हैं। प्रांत और परिसर क्या होता है, प्रांत और परिसर क्या होता है,
तो प्रांत को क्या बोलते हैं? प्रांत को बोलते हैं डोमेन। प्रांत को क्या बोलते हैं? डोमेन, इंग्लिश वर्ड है, इसको ऐसे ही समझिए। और ये क्या है? ये होता है रेंज। ठीक है, इसको डोमेन और रेंज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन और रेंज। ठीक है, डोमेन क्या होता है यानी प्रांत क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। ये प्रांत क्या होता है, ध्यान देना है। और उसके बाद ये परिसर क्या होता है। ठीक है, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, तो ध्यान देना है। संबंध समुच्चय के संबंध समुच्चय के संबंध समुच्चय के पहले संबंध समुच्चय के पहले अवयवों के संबंध समुच्चय के पहले, ध्यान देना है, संबंध समुच्चय के पहले संबंध समुच्चय के पहले चलिए संबंध समुच्चय के पहले अवयवों के समुच्चय को अवयवों के समुच्चय को अवयवों के समुच्चय को प्रांत कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रांत कहते हैं। प्रांत को ही हम डोमेन कहते हैं। अर्थात जो संबंध समुच्चय होता है ना, उसके पहले अवयव का जब समुच्चय बना देंगे तो वह कहलाएगा प्रांत। और ये क्या होगा? दूसरे अवयव के समुच्चय को। ये क्या होता है? दूसरे अवयवों के समुच्चय को। दूसरे अवयवों के समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? परिसर कहते हैं। दूसरे अवयवों के समुच्चय को परिसर किसे बोलेंगे? द्वितीय या दूसरे अवयव के समुच्चय को। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब यहां पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि मान लीजिए r बराबर दिया हो, यदि r बराबर दिया, वैसे 1 2 दिया हो, ठीक है, 3 4 दिया हो, 5 7 दिया हो, और 7 और 9 यदि ऐसे दिया गया हो। ठीक है, आर कोई एक संबंध समुच्चय है, ऐसे दिया गया हो, तो डोमेन बराबर क्या होगा? ध्यान देना है यहाँ पर, प्रांत क्या होगा? प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा? तो प्रांत परिसर जब निकालना सीख जाएंगे तो आपको बढ़िया से और आता जाएगा। तो प्रांत क्या होगा? तो पहले जो अवयव होगा, पहले अवयव का समुच्चय क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। पहला अवयव कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। बाई चांस अगर ये कोई अवयव कई बार आया है, पहला अवयव कई बार आया है, उसको केवल एक बार लिखेंगे। दूसरा अवयव कई बार आया है तो उसको केवल एक बार लिखेंगे। तो प्रांत क्या होगा? तो पहला अवयव कौन कौन है? 1 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है। तो 1 3 5 7 ये क्या हो जाएगा? प्रांत यानी डोमेन हो जाएगा। परिसर कौन कौन होगा? तो ध्यान देना है, 2 है, दूसरा अवयव 4 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद कौन है? 9 है। ठीक है, तो इस प्रकार परिसर कौन हो जाएगा? 2 4 7 9। तो दूसरा अवयव होगा, उसका समुच्चय हो जाएगा परिसर। ठीक है, अब यहीं पे आता है सहप्रांत। ठीक है, आता है सहप्रांत। तो परिसर जो है, रेंज जिस समुच्चय में रहता है, रेंज अर्थात परिसर जिस समुच्चय में रहता है, उसी को हम कहेंगे सहप्रांत। ठीक है, तो फिलहाल जरूरी है ये प्रांत और परिसर ये समझना जरूरी है। ठीक है, इसी पर आपको मिलेंगे क्वेश्चन, देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन आता है तो आपको हम वहीं पर एग्जाम्पल देकर बताएंगे। तो आज आपको इतना समझना है कि प्रांत परिसर क्या होता है, कार्तीय गुणनफल क्या होता है, क्रमिक क्या होता है, ठीक है, संबंध समुच्चय क्या होता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं आगे के टॉपिक पर। अब हम बात कर लेते हैं फलन क्या होता है। फलन क्या होता है? ठीक है, तो फलन एक प्रकार का संबंध समुच्चय ही होता है। जो फलन होता है एक प्रकार का संबंध समुच्चय ही होता है, लेकिन जिसमें जो है, जो डोमेन है वो 2 बार न आया हो। ठीक है, तो इसको सस्ते में समझिए कि संबंध एक प्रकार का, फलन एक प्रकार का संबंध ही होता है, लेकिन इसमें जो डोमेन होता है, जो प्रांत होता है, वो 2 बार नहीं आया होता। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर r बराबर ये दिया है, यहाँ पर भी r बराबर दिया है। ठीक है, तो r बराबर 2 समुच्चय लेते हैं। यहाँ पर एक लेते हैं 1 2, यहाँ पे लेते हैं 1 3, लेते हैं यहाँ पर 2 3, यहाँ पर है 2 4 3 और 7। एक संबंध समुच्चय यहाँ पर आपके सामने है, और एक दूसरा लेते हैं हम 1 2 2 3 3 4 4 और 5। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने 2 संबंध समुच्चय हैं,
दो संबंध है या दो संबंध समुच्चय है यहाँ पर आपके सामने है। ये वाला पहला है, ये वाला दूसरा है, ठीक है। अब फलन इसमें से कौन होगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो फलन वह संबंध है, फलन वह संबंध है जिसमें पहला अवयव संबंध, फलन वह संबंध है जिसमें पहला अवयव रिपीट न हुआ हो, रिपीट नहीं हुआ हो। ये एकदम सस्ता डिफिनीशन है कि अगर कोई संबंध समुच्चय है तो उसको देखिए, अगर उसमें पहला अवयव कई बार आया है, पहला अवयव अगर कई बार आया है पहले स्थान पर, तो वो संबंध समुच्चय होगा, फलन नहीं होगा। अगर कोई संबंध समुच्चय में पहला अवयव केवल एक बार आया है तो क्या होगा, वो फलन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 2 फिर 1 3, अर्थात एक का प्रतिबिंब 2 भी है और एक का प्रतिबिंब 3 भी है। तो इस प्रकार क्या है, आर जो है ये क्या है, फलन नहीं है, फलन नहीं है, ठीक है। जबकि यहाँ देखिए 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का 4 है, 4 का 5 है। तो प्रत्येक अवयव का एक संगत जो है प्रतिबिंब हो रहा है, अर्थात मान हो रहा है। इसलिए आर क्या है, यहाँ पर आर का जो है फलन है, यहाँ पर आर क्या है, ये आर जो है फलन है। तो सस्ते में समझना है कि यदि कोई संबंध समुच्चय दिया है, उसमें यदि डोमेन जो है, ठीक है, जो पहला अवयव है, यदि वो रिपीट नहीं हुआ है तो ही फलन होगा, अदरवाइज वो फलन नहीं होगा। इतना अभी आपको समझना है, ठीक है। जब आपका अभ्यास हम स्टार्ट करेंगे तो आपको और बढ़िया से बताया जाएगा, क्योंकि ये आप क्लास 11th का आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो इतना आपको थोड़ा थोड़ा समझना होगा, बस इतने समझेंगे थोड़ा थोड़ा तो आपको आता जाएगा, ठीक है। जो आपको भूल गया है वो हम आपको अभी याद दिला रहे हैं, इतना आपको समझना है। अब हम थोड़ा आगे आ जाते हैं, संबंध के प्रकार। तो क्लास 12 में आपको संबंध के प्रकार सीखना है, ठीक है। तो थोड़ा हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में एकदम डिटेल में चैप्टर के अभ्यास के लिए आपको बताया जाएगा कैसे क्या होगा, ठीक है। फिलहाल थोड़ा आप समझ लीजिए, दिमाग में पहले रखिएगा इतना, पहले आप नाम याद रखिए, क्योंकि आप क्लास 12 में आए हैं। 11 तो खूब घूमे होंगे, एंजॉय किए होंगे, और 12 में आपको खूब मेहनत करना होगा। तो फिलहाल थोड़ा थोड़ा पहला आपका क्लास है, ये क्लास 12 मैथ का पहला क्लास है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए और थोड़ा सा ही तैयार रखिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो संबंध के प्रकार में जो क्लास 12 के लिए जरूरी है, और वो क्या क्या है संबंध के प्रकार में। तो संबंध यहाँ पर आपको जो है मेन जो है 4 प्रकार का पढ़ना है। 3 को मिलाकर चौथा तैयार होगा, किसको मिलाकर, 3 को मिलाकर चौथा तैयार होगा। संबंध के प्रकार में यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं स्वतुल्य संबंध। क्या लेते हैं, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। थोड़ा आज आप नाम सीखिए, आज नाम सीखिए, उसके बाद आगे सवाल लगाना सीखेंगे और बढ़िया सीखेंगे। स्वतुल्य संबंध है, और दूसरा है सममित संबंध, सममित संबंध, ठीक। ये है संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, और ध्यान देना है, इसके बाद एक और लेते हैं तुल्यता संबंध, एक और लेते हैं हम तुल्यता संबंध। यही मेन है, बाकी रिक्त संबंध, ठीक है, ये सब आप सीखेंगे, लेकिन ये मेन है। इसी पर बोर्ड एग्जाम में सवाल जो है अक्सर पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में इसी पर सवाल बढ़िया से पूछा जाता है, और कम से कम 2 और 3 अंक के सवाल जो है इसी टॉपिक पर पूछे जाते हैं। और किस पर, तुल्यता संबंध पर। ये दिखाना होगा, सिद्ध कीजिए कि यह फलन क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो संबंध के प्रकार में स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध के बारे में आप सीखेंगे एकदम डिटेल में, और ये 2 से 3 अंक में एग्जाम में आएगा, ठीक है, सिद्ध करने के लिए। और 1 अंक में ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक ही फलन है कि आच्छादित फलन है, ठीक है, बहुत एक ही अंतरक्षेपी है। तो ये जो है थोड़ा अगले अभ्यास में है, अभी इतना समझिए क्या होता है, ठीक। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सीखिए।
स्वतुल्य संबंध क्या होता है। तो यहाँ पर इसको एकदम इजी वे में समझिए, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। यदि ए जो है रिलेटेड है बी से, यहाँ समझिए ध्यान से, सस्ते में एकदम हलवा तरीके से, जब थोड़ा आसानी से समझ जाएंगे तो आपको बड़ा वाला भी आ जाएगा। यदि जो है ध्यान देना है, यदि जो है ए का रिलेशन है बी से, यानी यदि ए रिलेटेड बी है तो ध्यान देना है, तो यदि ए रिलेटेड ए हो जाए, यदि ए रिलेटेड बी है और ए रिलेटेड ए हो जाए तो क्या होगा फलन, तो फलन क्या होगा, तो फलन स्वतुल्य होता है। तो फलन क्या होता है, स्वतुल्य होता है। थोड़ा दिमाग में जल्दी घुसता नहीं है ये, और इसीलिए ये पहला पाठ बहुत से बच्चे होते हैं जो छोड़कर पढ़ते हैं, लेकिन आप ध्यान से सीखें आप तो आपको आएगा। ए का जो संबंध बी से है वही संबंध ए का स्वयं के साथ हो जाए तो फलन स्वतुल्य होता है। तो फलन क्या होता है, स्वतुल्य कहलाता है या स्वतुल्य होता है। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे, तो छोटे छोटे उदाहरण से आपको बड़ा बड़ा सवाल आ जाएगा। जैसे यदि मान लीजिए ए बराबर दिया हो बी के, ए बराबर दिया हो बी के, तो बताइए ए बराबर ए होगा ना, ए बराबर क्या होगा ए, यदि ए बराबर बी दिया हो तो ए बराबर ए होगा ना। तो बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह क्या है, स्वतुल्य संबंध है। बराबर का जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध है, समझ गए। ये हुआ यहाँ पर। अब हम थोड़ा दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर सममित संबंध क्या होता है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर ऐसे, यदि ए रिलेटेड बी है, यदि क्या है, ए रिलेटेड बी है, ए का संबंध बी से है, तो यदि बी रिलेटेड अगर ए हो जाए, बी रिलेटेड ए हो जाएगा तो फलन क्या होगा, ध्यान देना है। तो फलन क्या होगा, तो फलन सममित होता है। तो फलन क्या होता है, सममित होता है। ठीक है, यदि जो संबंध ए का बी से है वही संबंध बी का ए से हो जाए तो फलन सममित संबंध होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल में अगर लिया जाए तो बराबर वाला भी कर सकते हैं। ध्यान देना, एग्जाम्पल में यदि ए बराबर बी के हो, यदि ए बराबर बी के हो तो बी बराबर किसके होगा, ए के होगा। तो इसलिए बराबर का जो संबंध है वो क्या है, सममित संबंध है। ठीक है, कौन संबंध है, बराबर का संबंध जो है सममित संबंध है। अब इसको अलग ढंग से भी लिखा जा सकता है, पहले आप सस्ता तरीका वाला सीखिए फिर आपको अलग से बताते हैं। संक्रामक संबंध क्या होता है, तो ध्यान देना है, संक्रामक संबंध के लिए क्या होता है इसको समझिए। यहाँ पर यदि ए रिलेटेड बी कामा बी रिलेटेड जो है सी, तो यदि ए रिलेटेड अगर सी है ना तो फलन क्या होगा, तो फलन संक्रामक होगा। तो फलन क्या होता है, संक्रामक होता है। आपको बड़ा अजीब लगेगा ये, लेकिन अच्छा है। जो संबंध ए का बी से है और बी का जो संबंध सी से है, जो संबंध ए का बी से है और बी का जो संबंध सी से है वही संबंध ए का सी से हो जाए तो फलन क्या होता है, संक्रामक होता है। फलन क्या होता है, संक्रामक होता है। कहेंगे ये कैसे, अब बताइए, अगर ए बराबर बी के हो, बी बराबर सी के हो तो ए बराबर सी होगा ना, ए बराबर सी होगा। इसलिए बराबर का संबंध क्या है, संक्रामक संबंध है। बराबर का संबंध क्या है, संक्रामक है। ठीक है, सममित भी है और स्वतुल्य है। तो आपने समझा इसको, ए अगर बराबर बी के है, बी बराबर सी के है तो ए बराबर सी होगा। अगर ऐसा संबंध आता है, जो संबंध ए का बी से है वही संबंध बी का सी से, और वही संबंध अगर ए का सी से हो तो क्या होगा, संक्रामक होगा। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, तो जो संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो। ये क्या होता है, थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो जो संबंध तीनों होता है वही क्या होता है, चलिए थोड़ा एक बार ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए और आपको बढ़िया से एकदम आ जाएगा। तो तुल्यता संबंध क्या होता है, ध्यान देना है। जो संबंध स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक
तीनों होता है, तीनों हो, उसे क्या बोलेंगे? तुल्यता। उसे तुल्यता संबंध कहते हैं, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। जो संबंध स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक हो, तीनों हो, वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा तुल्यता संबंध। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में इतना रखना है। और इसको जैसे हम यहाँ लिखे हैं, इसके अतिरिक्त भी और तरीके से भी लिखा जाता है। जैसे हम यहाँ पर जो ऐसे लिखे हैं, ठीक है, ए रिलेटेड बी हम लिखे हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कामा बी, ऐसे। ठीक है, तो ये लिखने का अलग अलग पैटर्न है। जब आपको हम सवाल हल कराएंगे अभ्यास का, ठीक है, तो आपको हम दोनों तरीके से आपको बताएंगे। ठीक, तो फिलहाल आपको ये इजी वे में आप समझिए, बहुत आसान मेथड है ये, इससे आप समझेंगे तो आपको बढ़िया से आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपने इस प्रकार तीनों प्रकार का नाम तो आप सीख गए हैं, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। ठीक है, लेकिन हम बात कर लेते हैं कौन कौन से संबंध ऐसे होते हैं जो तीनों होंगे। तो आपको ध्यान देना, यहाँ पर हम नोट में आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर नोट में। ठीक है, नोट में आपको समझना है बराबर का, समांतर का, बराबर का और समांतर का। ठीक है, और सर्वांगसम, बराबर, समांतर और सर्वांगसम, ये तीनों संबंध, ये तीनों संबंध स्वतुल्य, स्वतुल्य, सममित, स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक संबंध होता है। संक्रामक संबंध का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? संक्रामक संबंध का क्या है? उदाहरण है। अब बताइए, जो तीनों है वो तो तुल्यता होगा ना, तो इसको आपको याद रखना है। बराबर का, समांतर का और सर्वांगसम, ये जो संबंध होता है ये स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक तीनों संबंध का उदाहरण है। तो आप लोग इसको बढ़िया से तैयार रखिए। आगे के क्लास में, अगले क्लास में आपको हम थोड़ा और बढ़िया से इसको बताएंगे, क्योंकि ये तब अभ्यास आपको लगवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।